अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमने 4 टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो हम लोग 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ये 4th और लास्ट टाइप है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब बच्चों, आप लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसी तरह हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, या एक फील्ड पैदा होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये जो स्टडी है, इसकी मदद से हम जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ओरिजिन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट मटेरियल वी कैन फाइंड द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन मटेरियल्स के अंदर जो या सॉलिड्स के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस वजह से होती हैं। हमने पढ़ा कि जब भी किसी सोलेनाइड के अंदर से करंट फ्लो करता है तो सोलेनाइड के अराउंड भी बार मैग्नेट की तरह का एक फील्ड पैदा होता है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर इस चीज़ के ऊपर हमने बात की थी। टॉपिक आप लोगों ने सोलेनाइड का पढ़ा था, तो उसमें स्टडी किया था व्हेन द करंट पास थ्रू द सोलेनाइड देन द सोलेनाइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। अगर लॉन्ग सोलेनाइड है तो वो लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर शॉर्ट सोलेनाइड है तो वो शॉर्ट सोलेनाइड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वही उस सेम क्राइटेरिया कि उसके अंदर भी करंट के फ़्लो होने की वजह से 2 पोल बनेंगे जो कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये जो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले ये कंसेप्ट एम्पेयर ने दिया था। लेकिन उसके दौर के अंदर या उसकी उम्र के अंदर ये वाला कंसेप्ट कोई ज़्यादा पॉपुलर ना हो सका, क्योंकि उस वक्त तक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर नहीं किया गया था, या लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते नहीं थे। बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो देखा गया कि जो एम्पेयर ने ये जो कंसेप्ट पेश किया था वो करेक्ट था। अब मैग्नेटिज़म किसी भी मटेरियल के अंदर, कोई भी मटेरियल है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज़म है बच्चों, वो मैग्नेटिज़म उस एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन तो बच्चों आप लोग जानते हैं, जिस तरह ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। अपने एक्सिस के गिर्द उसकी मोशन जो है वो स्पिन मोशन होगी, और जो सूरज के गिर्द जो मोशन है वो ऑर्बिटल मोशन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अराउंड भी ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, और फिर इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा होता है। तो इसके अंदर भी डबल टाइप ऑफ ऑर्बिटल मोशन होगी। एक अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से स्पिन एंगुलर मोशन, और न्यूक्लियस के गिर्द घूमने की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोशन। तो किसी भी एटम्स के अंदर या सब्सटेंस के अंदर
जो मैग्नेटिज़म की प्रॉपर्टीज़ हैं या मैग्नेटिज़म है, वो बेसिकली उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो उनके अंदर वो मैग्नेटिज़म प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो कोई भी ऐसा एटम जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी ऐसा एटम जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी बार मैग्नेट की तरह या टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, डैट एटम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। द स्मॉल, कोई भी स्मॉल एटम जिसका अंदर जो मतलब उसके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पैदा होने वाला जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उस एटम को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मतलब ये हमेशा एक डबल पोल बनाते हैं। तो इसके डाइपोल होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेट का कोई एक पोल अकेला नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाए या साउथ प्रोड्यूस हो जाए। हमेशा डाइपोल क्रिएट होगा जिसको एक को हम नॉर्थ बोलेंगे और दूसरे को साउथ का नाम दिया जाएगा। अब एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन की ये स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की बुनियाद के ऊपर ये जो मटेरियल्स हैं इनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिए ज़रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो इनकी सपोर्ट करने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह के जो मटेरियल होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो भी फील्ड पैदा होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आपकी बुक्स में इसकी एग्जांपल दी होंगी, एलुमिनियम, प्लाटिनियम, मैंगनीज वगैरह, तो आपने वो एग्जांपल भी याद करनी है। सेकंड टाइप है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो दोज मटेरियल इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे को वो एक दूसरे के इफेक्ट को अगर कैंसिल कर रहे होंगे तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना मतलब या तो होती नहीं है या बिल्कुल थोड़ी होती हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं इनको डायामैग्नेटिक। पैरा और डायम में फ़र्क देख लें, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक के अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, तो उनको डायामैग्नेटिक मटेरियल का नाम दिया जाता है। इनके अंदर आज मटेरियल्स में कॉपर, बिस्मिथ, एंटीमनी और वाटर के एटम जो होंगे ये एग्जांपल्स आएंगी डायामैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर एटम्स एक कोऑपरेट करते हैं और एटम एक या उनके इनके अंदर सिर्फ फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट या कैंसिल करते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर एटम एक दूसरे को इस तरह कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इन विच एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड और अल्निको वगैरह के अल्निको अलॉय है, बेसिकली एलुमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक
माइक्रोस्कोपिक रीजन की वजह से होती हैं, जिनको डोमेन्स बोला जाता है। तो बच्चों, जिस तरह कोई भी सब्सटेंस जो है वो जैसे इंसान की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक रीजन से मिलकर बने हैं, जिनको डोमेन बोला जाता है। डोमेन का साइज़ इंतहाई छोटा होता है, मतलब ये तकरीबन मिलीमीटर या इससे भी छोटा होगा, लेकिन इनके अंदर एटम्स की तादाद जो है वो तकरीबन 10⁻12 से लेकर 10⁻18 तक, मतलब इतने एटम जो होते हैं एक डोमेन के अंदर लाई कर सकते हैं। हर डोमेन के अंदर, अब ये जो आपको रीजन दिखाए गए हैं एरोस, ये बेसिकली छोटे छोटे जो पोर्शन हैं ये डोमेन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हर रीजन के अंदर हर रीजन के अंदर जो जितने भी, अब इस डोमेन के अंदर या इस रीजन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्पिनिंग की वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इस वजह से वो तमाम, जब फील्ड एक ही लाइन में होंगे या पैरेलल होंगे, तो वो उस रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो जिसको हम कह सकते हैं कि हर डोमेन का अपना एक फील्ड होगा। तो अब ये डिफरेंट रीजन के अंदर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती हैं, मतलब ये जो डोमेन्स होती हैं ये रैंडमली अलाइन हुई होती हैं। तो रैंडमली अलाइन होने की वजह से इनकी जो नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होती हैं। लेकिन जब हम इसी मटेरियल को उठा के किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दें, मतलब मेरे पास कोई रीजन है जिसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, एक एंड नॉर्थ है और एक एंड साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जब आप इस मटेरियल को उठा के इस फील्ड के अंदर रखेंगे, तो जो इस मटेरियल की डोमेन्स होंगी वो भी अपने आप को इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगी। तो ये तमाम मटेरियल जो होंगे वो अपने आप को जब एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेते हैं, तो जो एंड जो, मतलब फिर एक एंड उसका जो है वो नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ बन जाएगा। तो इस तरह अगर आप आयरन को रखते हैं, तो आयरन जो है, आयरन को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जब उसकी डोमेन अलाइन हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं आफ्टर द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स ऑफ द आयरन कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब ये डोमेन्स की अलाइनमेंट जो होती है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, लाइक आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मटेरियल है, जबकि स्टील जो है वो हार्ड मटेरियल है। अब अगर आपने आयरन को इस तरह प्लेस करवाया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन को प्लेस करवाने पे, आयरन क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है, तो आयरन की डोमेन अपने आप को ईज़िली क्या कर लेंगी, अलाइन कर लेंगी। और अगर आप उस फील्ड को जो एक्सटर्नल आपने प्रोवाइड करवाया हुआ है, अगर आप उस फील्ड को ख़त्म कर देते हैं, तो आयरन की जो डोमेन होंगी वो दोबारा फिर अपनी पहली कंडीशन में वापस आ जाएंगी। मतलब अगर पहले वो अलाइन हुई हैं, तो दोबारा फिर आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएंगी, डिसअलाइन हो जाएंगी। मतलब अगर उनकी ये शेप बनी है अलाइनमेंट की, और जब आप इस फील्ड को ख़त्म करेंगे वो दोबारा डिसअलाइन हो जाएंगी ईजीली, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है। इसके बरक्स जो हार्ड मटेरियल होंगे जैसा कि स्टील है, तो स्टील की जो डोमेन है उनको अलाइन करने के लिए एक तो टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा आयरन के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा उसकी जो डोमेन्स हैं उनको इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनको अलाइन करने के लिए। तो इस वजह से स्टील की जो डोमेन्स होंगी उनको अलाइन करना भी मुश्किल होगा, और फिर वो देर से ही या मुश्किल से ही वो डिसअलाइन होंगी।
तो आयरन सॉफ्ट मटेरियल है, आसानी के साथ उसमें अलाइनमेंट ऑफ डोमेन तो डिसअलाइनमेंट हो जाती है। स्टील हार्ड मटेरियल है तो उसकी डोमेन डिफ़िकल्ट मतलब या उनको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अलाइन और डिसअलाइन होने के लिए। लेकिन एक दफ़ा अगर वो अलाइन हो जाएं तो फिर वो डिसअलाइन नहीं जल्दी हो पाती, जिस वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं। अब जिस तरह आपने सेमीकंडक्टर के टॉपिक में पढ़ा कि जब हम टम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशन, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से बॉन्ड थर्मल वाइब्रेशन बढ़ती है और बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल के प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि कल वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया। इसी तरह जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप करते हैं तो ये जो डोमेन्स होती हैं ये भी डिस्टर्ब होती हैं, इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी डिस्टर्ब होती है। अलाइनमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से ये अपनी जो एक ऑर्डरलेस इनमें ऑर्डर होता है या इनमें एक रेगुलरिटी होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टम्परेचर। तो एक ख़ास टम्परेचर के ऊपर जाके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अलाइनमेंट बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू डायामैग्नेटिक मटेरियल। नहीं, ये डाया नहीं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो डोमेन्स होंगी उनमें रेगुलरिटी ख़त्म होती जाएगी। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वो रेगुलरिटी इतनी ख़त्म हो जाएगी कि वो मटेरियल जो है होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फेरो से पैरा में कन्वर्ट होना है हर मटेरियल का डिफरेंट होगा। जितने भी आप लोगों को बताए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो डिफरेंट मटेरियल्स का ये जो फेरो से पैरा में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो बेटा दो डेफिनेशन हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर वो सुपर कंडक्टर के अंदर आएगा और एक क्यूरी टेम्परेचर है जो कि वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो ये टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। जैसा कि आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 750 है मीन। जब आप आयरन को 750 सेंटीग्रेड तक अगर आप उसको हीटअप करते हैं तो उसके अंदर जो डोमेन है वो डिसलाइन होने की वजह से मटेरियल जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है, तो ये इसको आप स्टडी करें बुक में, स्पेशली जो टाइप्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दैन डोमेन्स के बारे में, क्यूरी टेम्परेचर, ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह अपने ज़हन में रखना है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप बता सकते हैं।